दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर, आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सपनों को सच करते हुए दिखाई देते हैं। हम कुछ ऐसे चुनिंदा शख्सियतों से बात करते हैं जो अपने एग्जामिनेशन में पास होकर के या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का पहला पड़ाव पार करके हमारे पास आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत अच्छी सी किताब है जिसका नाम है कामायनी, और उसके अंदर लिखी हुई कुछ बातें हैं जो मैं दोहराता हूं हमेशा। हमारे चेतन जैसे स्टूडेंट्स के लिए, मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है अपना, बुद्धि दैव बल से प्रमाण का सतत निखरता सपना। तो ये जो सपना निखर करके आया है आपके सामने, ये चेतन का सपना था। चेतन ने कैसे उस सपने को देखा, कैसे उसे साकार किया, और अभी तो सफलता की पहली मंजिल है जो उन्होंने CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप लोगों के सामने अपनी सफलता की इस जर्नी को पेश करने की हमारे साथ एक कोलैब की है। और अभी हम उनसे बात करेंगे, चेतन से जानेंगे उनकी लाइफ और उनकी जर्नी के बारे में, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो कुछ और भी बातें हैं उनके बारे में भी। सो चेतन, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूं। तो बताइए चेतन, आपकी जो अर्ली लाइफ है कहाँ से शुरू हुई, मतलब कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपकी स्कूलिंग हुई, कहाँ आप पले बढ़े, और कैसे CHSL को सोचा कि इसे टारगेट करना है? सर मैं मुकंदपुर गाँव, जिला बागपत में पैदा हुआ, गांव में ही। और मेरी पश्चिमी। स्कूलिंग पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर। और मैं बड़ौद में पढ़ता था बचपन से ही, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ओके। और फिर वहीं से मैंने ट्वेल्थ की। ट्वेल्थ के बाद मैंने सर बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओ। और यही मेरी सर इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अभी तक। हम्म। जी सर। और मैं बचपन से मतलब पढ़ाई में अच्छा था। फिर ट्वेल्थ मैंने PCM से करी। और उसके बाद मैंने जेई के लिए भी प्रिपरेशन करी थी, मतलब ट्वेल्थ के साथ साथ ही, लेकिन उसमें मेरा हो नहीं पाया था, इसलिए फिर मैंने गलगोटिया कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी। तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी आपकी? यस सर, एक ट्यूब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। वैसे एक खास बात है, मैं हमेशा कहता हूं हमारे स्टूडेंट्स से कि जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बाद अक्सर कोई ऐसी डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, अक्सर इन स्टूडेंट्स का अप्रोच सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा चेंज हो जाता है। आमतौर यस पर जो हमारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं और जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं, इन लोगों के पढ़ने के तरीके भी काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। तो आप बता यस सकते हैं चेतन कि ऐसे पढ़ने के तरीके में, जैसे GK GS जैसे सब्जेक्ट्स जिनका कभी यस मैकेनिकल इंजीनियर से कोई पाला ही नहीं पड़ता, इनको यस कैसे सर। टैकल करते थे आप? सर मेरे तो मतलब जब मैं पास आउट हुआ अपनी ग्रेजुएशन से, मुझे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में भी मतलब कोई पूछता तो मैं एक डिफरेंस से ज्यादा गिनवा नहीं सकता था, बहुत ही वीक GK GS थी मेरी। और बट ये है, फिर मैंने स्टार्टिंग करी तो मैंने सोचा कि मतलब मैं जब बचपन में था तब थोड़ी मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में पता था, ये चीजें भी पढ़ के आ सकती है। तो मैंने इसलिए जीरो से स्टार्ट किया GK GS भी पढ़ना। और जब हम्म। पढ़ता रहा तो उसमें मेरा उन उन सब्जेक्ट से भी ज्यादा इंटरेस्ट बना GK GS में, जिसे सब लोग बोरिंग बताते हैं, मुझे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो चीजें। और बस यही है कि मैं फिर जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करी एक बार, तो मैंने पूरे कोर्स का ओवरव्यू लिया अच्छे से, बुक वगैरह से। तब मैंने मतलब लर्निंग नहीं की, बस मैंने देखा कि हाँ क्या क्या हिस्ट्री हुई थी, क्या क्या, मतलब एक पूरा ओवरव्यू किया हर सब्जेक्ट का GS में। उसके बाद सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए और मैं देखा कि एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट था। मैंने उन हम्म। चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, जो जो मतलब मोस्ट रिपीटेड चीज़ें थी, उन चीज़ों को मैंने पूरा पक्का किया उसमें। और बस यही है, इसमें मैं इम्पोर्टेंट चीज ही पढ़ाई करी, मतलब ऐसे नहीं कि जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं थी मैं उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। हम्म। यस सर। तो एक बहुत अच्छा सा शेर है, शायर का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि कब कहाँ क्या हारना है, ये जज्बात जिसके अंदर है, चाहे दुनिया उसे माने फकीर, वही असली सिकंदर है। हम लोगों को पढ़ाई करते समय हमेशा अपने आप को उसमें झोंक नहीं देना, हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। और इसका सबसे बढ़िया आइडिया लगता है जहां से चेतन ने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। किसी भी एग्जामिनेशन में, जो कि CHSL हो, CGL हो, CPO हो, इन एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते ही हमें यह पता चल जाता है कि इस एग्जाम का लेवल आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है। अब कोई CHSL के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस अचानक से UPSC सिविल सर्विसेज जैसे तो हो नहीं जाने, उन्हें यस होना सर। तो वैसा ही है जैसे वो एग्जाम के पेपर के क्वेश्चंस होते हैं।
तो एक तो ये बेसिक सी बात है, बहुत अच्छी बात कही चेतन ने यहाँ पर। दूसरी बात यस जो सर। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि चेतन, कब आपने डिसाइड किया, आपने इंजीनियरिंग कब कंप्लीट की, और फिर कब आपने ये सोचा कि सीएचएसएल को टारगेट करेंगे, सीजीएल को टारगेट करेंगे? सर मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब का जो अभी वो है वो थोड़ा डाउन चल रहा है। मतलब इतनी अच्छी जॉब्स नहीं है उस फील्ड में। जॉब्स तो है, मतलब या तो आप पूरे 4 साल मैकेनिकल के अच्छे से पढ़ाई की हो तब तो है, लेकिन मैं उसमें इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के कोर्सेज देखे, उनके टेस्ट देखे कि भाई मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ। मैं एलएलबी वगैरह करने की सोची, कैट का एग्जाम देने की सोची, सीजीएल यूपीएससी में हर चीज के क्वेश्चन पेपर देखे कि मेरे लिए क्या सूटेबल है। तो फिर मुझे सीजीएल ज्यादा सूटेबल लगा क्योंकि मेरे उसमें अच्छी कमांड थी, मैथ्स वगैरह मेरा अच्छा था पहले से ही। और हम्म। मैथ रीजनिंग, मैथ अच्छा है तो रीजनिंग भी अच्छी थी। तो और इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ा हूँ तो इंग्लिश में भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो मुझे बस जीके जीएस का पोर्शन थोड़ा सही करना था और उनके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लेता तो मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस अब सीजीएल का एग्जाम ही देना है। और फिर जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो सीजीएल 2022 से 36,000 वैकेंसी आ गई। तो उसकी वजह से मेरी मुझे और मोटिवेशन मिला कि अब अच्छे से कर लूंगा मैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 36,000 वैकेंसी में मेरा प्री हो गया, मेरे मेंस में 291.2 मार्क्स रह गए और कट ऑफ 291.8 पे थी। तो मैं उसमें वैसे तो बाहर निकल गया था, बट फिर भी मैं बाहर निकल गया दिमाग नंबर से। मुझे ये था कि इतने नंबर ले आया तो मतलब प्रिपरेशन अच्छी है अब, और मैं आगे कंटिन्यू रखा, कंसिस्टेंसी रखी मैंने इसमें। तो वो 2022 का सीजीएल आपका वो पहला एग्जाम था जिसने पैटर्न चेंज किया था अपना। यस सर, और पैटर्न किया था हाँ, उसमें। पैटर्न चेंज हुआ था 2022 में। मुझे याद है कि जब मैं सीजीएल की क्लासेस ले रहा था, उस समय पर चेंज्ड पैटर्न के हिसाब से मेंस में भी जीके जीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसका भी यस सर। अच्छा खासा वेटेज रखा गया, और कंप्यूटर को एक कंपलसरी सब्जेक्ट और एक तरीके से क्वालिफाइंग के रूप में रखा गया था मेंस के यस अंदर, सर। टीयर टू में। यस सर। यस सर। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। तो आपकी अर्ली लाइफ, जैसे आपके फैमिली में कौन थे जो आपको मोटिवेट करते थे इस पढ़ाई करने के लिए? और वैसे इंजीनियरिंग के बाद जब आप समय लेते हो कि आपको पढ़ाई करनी है, तो आमतौर पर फैमिली का भी प्रेशर आ जाता है ना कि ये चलो अब तो पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, अब तो इंजीनियर बन जाओ, नौकरी कर लो। तो यस ऐसा सर। कुछ होता था? सर मेरी, एक मिनट रुको सर, किसी को लाई। सर मेरी बेटी है, और हमारे घर में मतलब सब है, ताऊ जी, ताई जी, मम्मी पापा, बाबा दादी, सब है टू जेड। तो हम्म। मतलब बड़ी फैमिली रहती है तो सबको ये लगता है कि अब ग्रेजुएशन होगी तो अब जो भी करेगा बंदा। तो बिल्कुल। बट मुझे लगा मैं उस फील्ड के लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं था। मेरे मतलब थिंकिंग वगैरह ऐसी नहीं थी कि मैं उस जॉब में कर सकूँ अच्छा। और मैं मतलब मेरा एटीट्यूड नहीं था ऐसा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में टिक पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जहाँ पे मतलब मैं सुइटेबल हूँ मैं उधर ही जाऊंगा। और सर फिर जैसे मैं उसमें एक एग्जाम, हेलो, हाँ जी। ग्रेजुएशन के बाद सर एक एग्जाम होता है उसका, एफ कैट का। मैं वो एयरफोर्स एग्जाम कॉमन दिया था। एडमिशन टेस्ट। हाँ, मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया, मतलब तब मैं फाइनल ईयर में ही था। हम्म। मतलब इजी आता है वो एग्जाम। मेरा वो हाँ। रिटर्न एक क्लियर हो गया, मैं उस एसएसबी के लिए गया। तो वहां पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि भाई इस सेक्टर से अच्छा बहुत अच्छी अच्छी जगह मैं पहुंच सकता हूँ, ये तो मतलब मैं फिर इतनी जगह में नहीं रुक सकता। बट उसमें मैं मेडिकली अनफिट था, इसलिए उसमें मैं हो नहीं पाया। लेकिन अब अच्छा। ये है कि चलो सीएचएल सेल से मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आ गया घूम फिर के। ये फिर देखिए दोस्तों, एफकेट का जो एग्जाम होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कहते हैं इसे। एयरफोर्स में जब आप ऑफिसर की ग्रेड पर जाते हैं, तो फ्लाइंग में परमानेंट कमीशन को छोड़ करके शॉर्ट सर्विस कमीशन और उसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी, लॉजिस्टिक्स की जितनी ब्रांचेस होती हैं, उनमें यस ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में। तो ये यस एग्जामिनेशन वैसे सीडीएस के इक्विवेलेंट ही एग्जाम होता है, पर सीडीएस के इक्विवेलेंट एफकेट एग्जाम के अंदर से जब आप एयरफोर्स में जा सकते हैं सिर्फ, ऐसे ही नेवी के लिए आईएनएट एक एग्जाम होता है, और सीडीएस तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए होता है। तो वो एग्जाम इन्होंने सबसे पहले क्वालिफाई किया था, और फिर यस उसके बाद इनको मोटिवेशन मिला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर बन के मानेंगे, है ना? यस। तो चेतन, क्या लगता है आपके ये अभी जर्नी का पहला पड़ाव है, या अभी इसके बाद तैयारी छोड़ देनी है, अभी तो करनी है ना आगे? यस सर, अभी तो स्टार्टिंग ही की है, अभी तो काफी कुछ करना है। मतलब इस बार सीएचएसएल का वैसे मुझे था नहीं कि मैं कर पाऊंगा, वैकेंसी बहुत कम आई थी, 1200 ही वैकेंसी थी। हम्म। और इतने सारे फॉर्म, 10 लाख प्लस। तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड होकर एग्जाम दिया था कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक, बट इसमें मेरी रैंक भी ठीक ठाक आ गई।
तो वो अब तो लग रहा है कि मैं अगर मतलब कॉन्फिडेंस रख के फ्री माइंड एग्जाम देता रहूंगा तो अच्छी रैंक के साथ मैं सीजीएल भी कर ही लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा। चेतन, जो आपकी रैंक है वो भी बताएं एक बार, और दूसरी बात ये कि अब आप आगे किस तरह से हमारे अड्डा 24/7 के रिसोर्सेस को भी अपनी जर्नी के दौरान यूज किया करते थे। कोई टेस्ट सीरीज जो आपने हमारे यहाँ से अटेम्प्ट की हो, कोई बुक्स जो आपने हमारे यहाँ से पढ़ाई की हो, इनके बारे में अच्छा भी बताइए कि इन्होंने कैसे आपके प्रिपरेशन में मदद की, और अब आप आगे कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। सर, मेरी 101 रैंक आई है इसमें सीएचएसएल से। और मैं वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज ली थी अड्डा 24/7 की। हम्म। और ये नोटिफिकेशन वगैरह मैं सब ये अड्डा 24/7 से ही देखता था कि किस में क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कलर ब्लाइंड वगैरह मैं सब यहाँ से ही रिसोर्सेज, मतलब जो नोटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन आता है वो सब मैं इधर से ही देखा। अच्छा। और फिर मैंने इससे वहां से मुझे पता चला कि एक टेस्ट सीरीज है ऐसे ऐसे, उसमें सब चीजों की टेस्ट सीरीज है, सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल हम्म। की। तो मैं हर हर उसके एग्जाम में ये नहीं किया कि एग्जाम की टेस्ट देता रहा, हर हर उसके टेस्ट दिए जो भी एसएससी के अंडर था। और हम्म। मैं टेस्ट टेस्ट मतलब मैं मेंस वगैरह प्रीवियस ईयर वो सब की प्रैक्टिस करता रहा। और फिर मैं बुक ली थी, एक एस बुक आती है आप ही हम्म। की अड्डा 24/7 की, उससे मैंने प्रैक्टिस करी। उससे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे। बुक मतलब मेरा थोड़ा सा बुक में पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो पढ़ी हाँ मैंने। बिल्कुल। सो चेतन कंटेंट में काफी मदद लेते थे। अड्डा 24/7 पब्लिकेशन के जो एस बुक्स हैं वो आपके एग्जाम रेलेवेंट हैं, और काफी उसके अंदर जो मटेरियल है वो रिफाइन करके हम लोगों ने रखा हुआ है। उस कंटेंट को एक तो कंटेंट टीम वेरीफाई करती है, और फिर दूसरा फैकल्टी भी उसे वेरीफाई करते हैं। तो ये आपके रिसोर्स के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल। पर चेतन, अब जब आपका सिलेक्शन हो गया है तो कब आपकी ज्वाइनिंग आएगी, और उसके बाद फिर अब आप कौन से एग्जाम को टारगेट करेंगे। सर, एएफएचक्यू है। एएफएचक्यू में मतलब थोड़ी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्लो है, तो मुझे लग रहा है कि 4 से 6 महीने में ज्वाइनिंग होगी। बिल्कुल। और उसके बाद मैं, अभी मेरे पास पूरे टाइम है, तो मैं सीजल जो अभी नेक्स्ट वाला आने वाला है इसके लिए थोड़ी मेहनत करूंगा। जून में नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसके लिए अब आप तैयार हैं। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया चेतन। और कुछ आप जो हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कहना चाहेंगे, और अपनी जर्नी से कुछ संघर्षों के उन पलों को निकाल करके लाना चाहेंगे। जैसे जरूरी नहीं है कि संघर्ष हर इंसान के जीवन में फाइनेंशियल ही हो, कई बार संघर्ष मेंटल भी होता है। कई बार यस हमें सर। अपने मन से कई बार जीतना पड़ता है, और अगर हम मन यस से जीत गए तो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कैसी रही थी आपकी सर। जर्नी, और उसमें क्या आपको लगा कि हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा आपकी जर्नी का। सर, मेरा जब सीजल 2022 में मेरा प्री के क्लियर होने के चांसेस मुझे लग रहा था हो ही नहीं पाएंगे। मेरे तो 119 कुछ मार्क्स ही थे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं। पर लेकिन प्री और मेंस के बीच टाइम में जो मुझे टाइम मिला 2 महीने का, उसमें मैं पूरा मेंटली टफ होके मेहनत करी। मैं सुबह उठता था तो मैं उठने के 5 मिनट के अंदर किताब उठा लेता था और शाम तक पढ़ता रहता था। मुझे लगता है जितना मैं उन 2 महीने में पढ़ा, शायद उतना एक साल में मैं पढ़ा हूँ। मैं फिर आगे मैं उसमें पूरी मेहनत करी। और मेरा सीजल 2022 में अच्छा स्कोर आया था। फिर यही है सर कि मैं उसमें फेल हो गया, तो मैं रुका नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको कि थोड़ा सा लाइक फैक्टर भी चाहिए सर इसमें। एग्जाम को पहले सर हार्ड वर्क है, अपना हार्ड वर्क 100% कंप्लीट करो। फिर थोड़ा सा लाइक फैक्टर तो चाहिए ही, क्योंकि जीके जीएस थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहती है। कभी किसी एग्जाम में पढ़ी हुई आ जाती है तो आपको अच्छा हो जाता है, कभी हम्म। पढ़ी हुई नहीं आती तो आपके जीके जीएस में कम नंबर रह जाते हैं। उस वजह से सिलेक्शन में 12 अंदर होने का बहुत डिफरेंस पड़ता है, 1-2 नंबर से भी। और सर, सिली मिस्टेक्स करता था मैं पहले अर्ली फेज में। जब मैंने एग्जाम दिया, सिली मिस्टेक काफी होती थी मैथ रीजनिंग में मेरे से। तो वो धीरे धीरे आप टेस्ट सीरीज देते रहो, लगाते रहो, डेली एक मॉक तो देना ही देना था मुझे। और उससे मेरी सिली मिस्टेक्स कम होती गई। एक सर मेरा एक पॉइंट है जो आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने बताया हो कभी पहले। जब आप रफ वर्क करते हो घर पे, टेस्ट 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 तब जब देते हैं हमें, तो रफ वर्क हमेशा साफ राइटिंग में करना चाहिए, उससे सिली मिस्टेक कम होती है। ये मेरा मैंने खुद एनालाइज किया। वो मतलब ऐसे गंदी गंदी राइटिंग में लिखते हैं तो उसमें सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं फिर ये चेंज किया मैंने। मैं रफ वर्क भी करता था तो उसे साफ साफ लिखता था, तो फिर मेरी सिली मिस्टेक होनी कम हुई। और ऐसा कौन सा पल है आपके जीवन में जो आपको लगता रहा हो कि यार नहीं, बस अब
छोड़ते हैं कि या फिर यार बस हो गया? वो 2 महीने के फेज में जब आप मोटिवेट होकर के तैयारी कर रहे थे, उसके पहले क्या ऐसा लगा था कि यार बस अब मतलब कुछ प्राइवेट वेट की तरफ भी चलें क्या? ऐसा कुछ कभी सोचने में लगा आया था हो इन 2 सालों में? मैं कि मैं क्या करने लगा था कि एक मिनट सर, मैं थोड़ा कि मैं सुबह के टाइम कोडिंग पढ़ा करूंगा और आईटी सेक्टर में जाऊंगा और शाम के टाइम में सीजल की तैयारी करूंगा। मैं ऐसे करा कुछ दिन, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसे कुछ नहीं हो पाने का, मुझे एक ही तरफ रहना है। मैं तो गाँव में खेती कर लूंगा अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब ना लगी, बट मैं एक ही चीज करूंगा सर लाइफ में। फिर मैं एक ही चीज की तरफ ओरिएंटेड हो गया थोड़े टाइम बाद। थोड़ा स्टार्टिंग में इधर उधर सोचा मैंने, और भी रिसोर्सेज प्राइवेट जॉब के। फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अप्लाई कर दिया कि कोई टीचर वगैरह के लिए, मतलब इधर उधर काफी वो रहा मैं डिस्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में। लेकिन फिर मैं अच्छा स्कोर कर लिया एक बार, मॉक वगैरह में मैं आने लगा। फिर नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, फिर मैं पढ़ता रहा सर। धीरे धीरे इंप्रूव करता रहा। पहले 120 आए, फिर 130, 140, फिर 160 तक मेरे इसमें नंबर आई, रियल एग्जाम में भी, प्री में। बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत ही शानदार बात कही चेतन ने। एक बार मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी कि एक इंसान एक भैंस को अपने कंधे पर लाद करके नदी पे ले जाकर नहला के और वापस अपने घर में रख देता था। लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे है कि आप भैंस को लाद करके ले जाते हो जबकि भैंस इतनी भारी होती है? तो उसने बताया कि बचपन में जब ये छोटी थी उस समय से मैं इसको अपने सिर पे लाद करके डेली ले जाता था और उसके बाद ला करके इसे अपने घर में रख देता था। और तब से ये जो मेरी आदत बनी ना, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और शायद मेरी भी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। और यही बात है कि आप 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 का आंकड़ा पार करते हैं, मतलब आप अपने नंबर्स को इंप्रूव करते हैं। यस सर, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। आप मतलब ये नहीं सोच सकते कि आप तुरंत 120 से जंप कर जाओगे, थोड़ा सा डेफिनेटली, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपके अंदर धैर्य है, धीरज है, तो धीर व्यक्ति ही, जिसके अंदर धीरज है, वही बड़े बड़े मैदानों को पार करता है। अगर अधीर हो उठे तो फिर काम थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। चेतन, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए? आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म के लिए? बताइए। सर, रेलिवेंट कंटेंट है टेस्ट सीरीज में। कोई मतलब अप टू द एग्जाम लेवल टेस्ट थे वे। ऐसे नहीं कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ दिए या बिल्कुल इजी इजी पूछ दिए। कुछ मतलब प्लेटफॉर्म करते हैं कि बहुत इजी एग्जाम दे देते हैं, बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं और उनकी तारीफ करते रहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अप टू द एग्जाम लेवल थे, जैसे होने चाहिए। और सर, स्टूडेंट के लिए ये है कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, और एक दो एग्जाम में फेल तो होना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो, मतलब चलो कर लिया जिसने पहले अटेम्प्ट में। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के लिए मतलब थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, और उसमें आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। स्टार्टिंग हम बहुत मोटिवेट होके करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता जाता है। उस टाइम पे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए, तो 3 चीजें जो चेतन की जर्नी से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पहला तो यह है कि उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी मेंटल टफनेस। अगर लगातार किसी भी पत्थर पर पानी भी गिरता रहे तो पत्थर को टूटना पड़ता है। तो ये यस मेंटल टफनेस और एक कंसिस्टेंसी का कमाल है। दूसरा ये कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें, चाहे जिस हाल में हो। मोटिवेशन वास्तव में नहाने जैसा होता है। ये ऐसा है कि अगर आप कुछ दिनों इसको मिस कर देंगे ना, तो मिस करने के बाद आपको खुद ही फील होने लगेगा कि यार बॉडी में किसी ना किसी चीज की डिमांड है जो जरूरी है। हमें नहाना इसलिए दिख जाता है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बॉडी से गंध आ रही है, लेकिन हमें मोटिवेशन नहीं दिखता क्योंकि वो हमारे मन में होता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और तीसरा, चेतन की जिंदा दिली, कि वो एग्जाम को लेकर के बड़े बढ़िया तरीके से श्योर थे कि मुझे जाना है गवर्नमेंट जॉब में। मैं खेती कर लूंगा तो कर लूंगा, लेकिन काम तो मैं वही करके मानूंगा जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया है। तो ये यस। डिटर्मिनेशन है, ये दृढ़ निश्चय है। और इसके लिए आपको चेतन बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सफलता के इस थैंक यू पहले सर। पड़ाव को पार करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके थैंक यू बाद सर। तो आप आगे चल करके, हमें पता है कि सीजीएल भी क्वालिफाई करेंगे, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। और हम चाहते हैं बिल्कुल। कि आप आगे चलकर यूपीएससी, आईएएस और सिविल सर्विसेज की ओर भी अपना रुख करें। यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतन, ख्याल रखिए। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। इनवाइट करने के लिए मुझे इंटरव्यू के लिए। मैं धन्यवाद।